Hello students, I hope you all are fit and fine. So today students, this is the third video of our first chapter of civics and the name of the chapter is the Indian Constitution. So here beta today we are starting from the topic that is the Indian Constitution key features. मतलब भारतीय संविधान के मुख्य लक्षण क्या हैं वो आज हम रीड कर रहे हैं. So let us start. By the beginning of the 20th century, the Indian national movement had been active इन द स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिश रूल फॉर सेवरल डिकेड्स. तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो था बेटे वो लगभग 20th सेंचुरी से आते आते बहुत दशक पुराना हो गया था और उन्होंने आज़ादी का जो संघर्ष था उसी के दौरान ये विचार किया था कि जो हमारा आज़ाद भारत है वो किस तरह का होना चाहिए. सो ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल द नेशनलिस्ट हैड डिवोटेड अ ग्रेट डील ऑफ टाइम टू इमेजिनिंग एंड प्लानिंग व्हाट अ फ्री इंडिया वुड बी लाइक. तो बेटे जिस समय पे आज़ादी के लिए संघर्ष हो रहा था, आज़ादी के लिए स्ट्रगल किया जा रहा था, तो उसी समय पे हमारे ऐसे बहुत ही निष्ठावान ग्रेट लीडर्स थे जिन्होंने ये इस बात पर बहुत विचार किया था कि हमारा जो आज़ाद भारत है वो किस प्रकार का होना चाहिए. Under the British, they had been forced to obey rules that they had very little role in making. तो ब्रिटिश रूल में के दौरान बेटे क्या होता था कि जो भारतीय थे उनको उन सभी नियमों का पालन करना पड़ता था जो वो स्वयं नहीं बनाते थे, बल्कि वो ब्रिटिशर्स के द्वारा बनाए जाते थे और उनसे उनकी राय भी नहीं ली जाती थी और उनको सभी इंडियंस को फॉलो करना पड़ता था. द लॉन्ग एक्सपीरियंस ऑफ अथॉरिटेरियन rule under the colonial state convinced Indians that free India should be a democracy in which everyone should be treated equally. तो बेटे जितने भी हमारे ये सत्तावादी थे, जितने भी हमारे लीडर्स थे, उन सभी ने ये बाद में ये तय किया था कि जो हमारी डेमोक्रेटिक कंट्री होगी वो कैसे, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होगी वो कैसी बनाई जाएगी और उसके क्या क्या नियम होंगे. कहीं ना कहीं वो ये भी चाहते थे कि जो आज़ाद भारत है वो एक डेमोक्रेटिक देश बने, मतलब कि लोकतांत्रिक देश बने जिसमें कि हर एक नागरिक को समान अधिकार दिए जाए और सभी को सरकार में हिस्सेदारी मिले एंड बी अलाउड टू पार्टिसिपेट इन गवर्नमेंट. तो सभी लोग सरकार को बनाने में पार्टिसिपेट करें और वो कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, वोट डाल के. तो ये एक ऐसे आज़ाद भारत का सपना लीडर्स ने देखा था, सभी लोगों ने देखा था एक्चुअली. व्हाट रिमेन्ड टू बी डन देन वाज टू वर्क आउट द वेज इन विच अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट वुड बी सेट अप इन इंडिया एंड द रूल्स दैट वुड डिटरमाइन इट्स फंक्शनिंग. तो अब क्या करने की ज़रूरत थी बेटे, कुछ ऐसे नियम बनाने की ज़रूरत थी या कुछ ऐसे चीज़ों को तय करने की ज़रूरत थी जो हमारे आज़ाद भारत की फंक्शनिंग में हेल्प कर सके. दिस वॉज डन नॉट बाय वन पर्सन बट बाय अ ग्रुप ऑफ अराउंड 300 पीपल who became members of the Constituent Assembly in 1946 and who met periodically for the next 3 years to write Indian Constitution. तो बेटे ये जो हमारा संविधान लिखने का जो काम था वो किसी एक आदमी के बस की बात नहीं थी. इसमें लगभग 300 लोगों ने अपना योगदान दिया और ये सभी लोग 1946 में इन्होंने संविधान सभा का गठन किया था, उसके सदस्य थे और ये सभी मिलके सभी ने संविधान के निर्माण के लिए अगले 3 वर्ष तक जो इनकी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, जिसको हम संविधान सभा भी बोल सकते हैं, इसकी बैठकें आयोजित वो करते रहे और वहाँ पर डिसीजंस लेते रहे कि किस तरह से हमें आज़ाद भारत का संविधान बनाना है. These members of the Constituent Assembly has a huge task before them. तो बेटे ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स थे सभी के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी उनको निभानी थी. The country was made up of several different communities who spoke different languages, belonged to different religions and had distinct cultures. तो हमारा जो ये देश है बेटे वो एक ऐसा देश था जहाँ पर अनेक समुदाय हैं और सभी लोग अलग अलग लैंग्वेजेस बोलते हैं, सभी अलग अलग रिलीजन को फॉलो करते हैं, धर्म को फॉलो करते हैं और सभी के अलग अलग रीति रिवाज हैं, संस्कृति है. तो इसीलिए also when the constitution was being written, India was going through considerable
टर्मोइल। और जिस समय पे बेटे कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जा रहा था उस समय पर देश में काफ़ी उथल पुथल का दौर था। ऐसा इसलिए क्यों था? द पार्टीशन ऑफ द कंट्री इनटू India and Pakistan was imminent. Some of the princely states remained undecided about their future, and the socio-economic condition of the vast mass of people appeared dismal. तो ये कुछ प्रॉब्लम्स उस टाइम पे लोगों के द्वारा देखी जा रही थी जो देश में उभरी हुई थी। क्या था? फर्स्ट तो थी बेटे भारत और पाकिस्तान का जो विभाजन था वो बिल्कुल तय हो चुका था, बहुत नज़दीक था, और कुछ रियासतें ऐसी जो थी जिनका भविष्य समझ नहीं आ रहा था कि क्या होगा, मतलब कि अब वो नवाब के अंडर रहेंगी या भारत के अंडर रहेंगी। कुछ इस तरह से जो नवाब थे वो अपनी नवाबी नहीं छोड़ना चाहते थे, तो उनके भविष्य के बारे में भी चिंता थी कि उनको कहाँ सेट किया जाए, वो कहाँ जाएंगे। ऐसी ही जो जनता थी उस टाइम पे, उसका जो सामाजिक और आर्थिक स्थिति थी, सोशियो इकोनॉमिक जो कंडीशन थी, वो काफ़ी ख़राब थी। तो इस वजह से ऑल दीज इश्यूज प्लेड ऑन द माइंड्स ऑफ द मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एज दे ड्राफ्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये सभी मुद्दे बेटे उस टाइम पे जितने भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले जो मेंबर्स थे उन सभी के दिमाग में थे। उन सभी को ये चिंता थी कि किस तरह से ये जो नया कॉन्स्टिट्यूशन हम जिसका एक ड्राफ्ट तैयार कर रहे हैं, एक प्रारूप तैयार कर रहे थे, वो किस तरह से बनाया जाएगा। But they rose to the occasion and give this country a visionary document that reflect a respect for maintaining diversity while preserving national unity. और लेकिन इतना सब होने के बाद भी उन्होंने अपना एक ऐतिहासिक दायित्व उन्होंने बहुत ही बहादुरी से निभाया और देश को एक ऐसा दस्तावेज़ उन्होंने दिया, एक ऐसा काल्पनिक, एक कल्पनाशील दस्तावेज़ उन्होंने दिया जिसमें कि राष्ट्रीय एकता को भी कायम रखा गया और जो हमारी डाइवर्सिटी है, विविधता है, उस पर भी काफ़ी सम्मान जताया गया, उनको भी काफ़ी रिस्पेक्ट दी गई। ठीक है, डाइवर्सिटी माने लैंग्वेजेस अलग हैं, रिलीजन अलग है, पहनावा अलग है, लोगों का तरीका अलग है खाने पीने का, तो इन सभी चीज़ों को भी एक साथ रखा और नेशन की यूनिटी भी बनाए रही, उसकी एकता को भी बनाए रखा। The final document also reflects their concern for eradicating poverty through socio-economic reforms as well as emphasizing the crucial role the people can play in choosing their representatives. इसके साथ साथ बेटे ये जो ऐसा कल्पनाशील दस्तावेज़ उन्होंने बनाया, उसके बाद उन्होंने जो ये दस्तावेज़ तैयार किया था उसमें उन्होंने लोगों की गरीबी हटाने के लिए सामाजिक आर्थिक सुधारों को भी इन्वॉल्व किया था ताकि उनके माध्यम से गरीबी को हटाई जा सके और एक ऐसा जनप्रतिनिधि को चुना जाए जो कि जनता की अहम भूमिका पर काफ़ी ध्यान दिया जाए। ठीक है, ताकि जो लोग हैं वो वोट दे सकें और अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुन सकें, जिससे कि जो वो लीडर है वो उनकी ज़रूरतों को, मांगों को पूरा कर सकें। सो लिस्टेड बिलो आर द की फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो बेटे नीचे हमें इस अध्याय में भारतीय संविधान के कुछ जो मुख्य आयाम हैं, मुख्य जो लक्षण हैं, उनका जिक्र किया गया है जिनको हम पढ़ेंगे। वाइल रीडिंग दिस कीप इन माइंड द अबव मेंशन कंसर्न्स ऑफ diversity, unity, socio-economic reform and representation that the authors of this document were grappling with. तो बेटे ये सभी बातों को पढ़ते हुए, जो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नए लक्षण जो लिए गए थे उनको पढ़ते हुए हमें भारत की जो विविधताएं हैं, डाइवर्सिटी, जो एकता हैं, जो सामाजिक आर्थिक सुधार किए गए या जो रिप्रेजेंटेटिव किए गए, प्रतिनिधित्व से संबंधित जितनी भी चिंताएं थी, उन सभी को हमें ध्यान रखना पड़ेगा, जिनसे कि इस दस्तावेज़ को लिखने वाले संघर्ष कर रहे थे कि उन्होंने इन सभी प्रॉब्लम्स के होते हुए भी, इन सभी प्रॉब्लम्स से जूझते हुए भी उन्होंने ये काम किया। Try and understand the ways in which they tried to balance these concerns with their commitment to transforming independent India into a strong democratic society. तो बेटे यहाँ हमें ये समझने का प्रयास करना है कि उन्होंने आज़ाद भारत को एक शक्तिशाली लोकतांत्रिक समाज बनाने के लक्ष्य को पूरा करने के लिए इन चिंताओं को कैसे हल किया। सो फर्स्ट यहाँ पे दिया गया है बेटे फेडरलिज्म। फेडरलिज्म क्या होता है? संघवाद बेटे हम इसको बोल सकते हैं। संघवाद मतलब कि जो भारत है, भारत में अलग अलग संघ हैं जहाँ पे हमें न्याय मिल सकता है।
मतलब संघवाद का मीनिंग क्या है, फेडरलिज्म का? इसका मीनिंग है दिस रेफर्स टू द एग्जिस्टेंस ऑफ मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट इन द कंट्री। मतलब कि एक देश में एक से अधिक स्तर की सरकारें अगर मौजूद हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, फेडरलिज्म। ठीक है, ऐसा क्यों किया गया बेटे कि अगर किसी व्यक्ति को किसी एक लेवल पर न्याय नहीं मिलता है तो वो दूसरे लेवल पर जा सकता है, अगर दूसरे पे नहीं मिल सकता है तो वो थर्ड लेवल पे जा सकता है। तो इस तरह से कहीं ना कहीं उसको न्याय ज़रूर मिलेगा। इन इंडिया वी हैव गवर्नमेंट्स एट द स्टेट लेवल एंड एट द सेंटर। पंचायती राज इज़ द थर्ड टायर ऑफ द गवर्नमेंट। तो बेटे हमारे देश में हमारे दो तरह की गवर्नमेंट है, हमारी स्टेट लेवल और सेंट्रल गवर्नमेंट। और पंचायती राज जो है वो हमारा तीसरा स्तर है गवर्नमेंट का। मतलब फर्स्ट तो पहले जैसे गांव में पंचायत में हैंडल होता है मुकदमा, फिर अगर वहाँ पे कोई न्याय नहीं मिलता है तो वो स्टेट गवर्नमेंट के पास याचिका दायर करेगा। अगर वहाँ से भी उसको लगता है कि मुझे न्याय नहीं मिला तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास याचिका दायर कर सकता है। सो वील लुक्ड एट द फंक्शनिंग ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट इन योर हमने बेटे पंचायती राज के बारे में 6th क्लास की बुक में रीड किया था, 7th क्लास की बुक में हमने स्टेट गवर्नमेंट के बारे में रीड किया था, और इस साल हम सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। The vast number of communities in India meant that a system of government needed to be devised that did not involve only persons sitting in the capital city of New Delhi and making decisions for everyone। तो बेटे यहाँ पे हमारी जो फेडरलिज्म है इसके अकॉर्डिंग ये डिसाइड किया गया कि भारत में इतने सारे समुदाय होने का जो सीधा सा मीनिंग है वो क्या है कि यहाँ पर जो रूल किया जाए या शासन जो हो वो एक ऐसी व्यवस्था हो, एक ऐसी व्यवस्था का विकास करना पड़े जिसमें कि कोई भी मुट्ठी भर लोग या कोई भी ग्रुप दिल्ली में बैठकर पूरे देश के लिए निर्णय ना ले सके। अब उसमें क्या है बेटे, ऐसा क्यों बोला गया? क्योंकि दिल्ली क्या है, हमारी कैपिटल है, तो जो सेंटर है वो तो दिल्ली में है, लेकिन वो विलेजेस की प्रॉब्लम्स के बारे में कैसे समझ पाएंगे? वो तो सेंटर की प्रॉब्लम के बारे में इजीली समझ पाएंगे। तो इसीलिए अलग अलग लेवल दिए हैं गवर्नमेंट के, ताकि वो उन प्रॉब्लम्स को समझ सकें और उनको सॉल्व कर सकें। Instead, it was important to have another level of government in the states so that decisions could be made for that particular area। तो इसीलिए जो बेटे हमारी ये स्टेट गवर्नमेंट है वो वहाँ पर भी ऐसी सरकार की व्यवस्था की गई है जिसमें अलग अलग एरियाज़ के अकॉर्डिंग अलग अलग निर्णय लिए जा सके। While each state in India enjoys autonomy in exercising powers on certain issues, subjects of national concern require that all of these states फॉलो द लॉज ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो अब बेटे यहाँ पे क्या निर्णय लिया गया है कि वैसे तो भारत में जितने भी राज्य हैं उन सभी के मुद्दों पर उन निर्णय लेना उनका खुद का हक है, लेकिन अगर कोई भी ऐसा इंसिडेंट है, कोई भी ऐसा वाक़या हो जाता है जो राष्ट्रीय महत्व के प्रश्न मतलब जिसमें नेशन इन्वॉल्व होता है, तो वहाँ पर सभी राज्यों को केंद्र सरकार द्वारा लागू किए कानून को मानना पड़ेगा। अब जैसे बेटे कोविड की जो डिजीज़ आ गई थी तो उसमें क्या हुआ कि स्टेट गवर्नमेंट तो अपना डिसीज़न ले सकते हैं, लेकिन ये जो बीमारी थी वो पूरे देश को इफ़ेक्ट कर रही थी, तो इस वजह से यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट का जो डिसीज़न था वो सभी स्टेट्स को मानना पड़ा। और जैसे हमारा लॉकडाउन लगा था तो आप यहाँ से इसको क्लियर कर सकते हैं कि सेंट्रल कई बार जब कोई ऐसी विपत्ति आ जाए, कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए जो पूरे देश को इफ़ेक्ट करे, तो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो डिसीज़न है वो सभी स्टेट गवर्नमेंट्स को मानना पड़ेगा। जैसे स्कूल बंद करना है या लॉकडाउन लगाना है तो ये किसके बेनिफिट के लिए था? ये पूरे देश के हित के लिए था। तो ऐसे डिसीजंस लिए जा सकते हैं। The Constitution contain list that details the issues that each tier of government can make laws on। तो हमारे संविधान में बेटे ऐसे कुछ चीज़ें भी इन्वॉल्व की गई हैं, ऐसे रूल्स भी इन्वॉल्व किए गए हैं जिसमें कि ये स्पष्ट किया गया है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है उनका काम क्या है और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उनका क्या काम है, ठीक है, और किन किन मुद्दों पर वो कानून बना सकते हैं, ये भी डिसाइड किया गया है।
Under federalism, the states are not merely agents of the federal government but draw their authority from the constitution as well. तो बेटे फेडरलिज्म का मतलब ये नहीं है कि इसके साथ जो हमारा संविधान है वो ये भी तय करता है कि हर एक स्तर जो है सरकार का वो अपने कामकाज के लिए जो भी पैसा यूज़ कर रहे हैं वो पैसा भी वो कहाँ से यूज़ कर रहे हैं, कहाँ से उनको लेना है वो पैसा, ये भी फेडरलिज्म के अंडर कॉन्स्टिट्यूशन में ही लिखा गया है। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बेटे ये भी बताया गया है कि किस तरह से अलग अलग सरकार जो है वो किन किन मुद्दों पर कानून बना सकती है, और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये भी बताया गया है कि सरकार जो भी अपना कामकाज करवा रही है, डेवलपमेंटल वर्क्स करवा रही है, उनके लिए जो पैसे का बंदोबस्त है वो कहाँ से कर सकती है। ये सभी चीज़ें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई हैं। यहाँ पे बेटे बताया गया कि संघवाद के अंतर्गत राज्य सिर्फ केंद्रीय सरकार के प्रतिनिधि नहीं होते हैं बल्कि वो उनके पास भी कुछ ताकत और हक प्राप्त होते हैं जिससे वो अपने निर्णय ले सकते हैं। All persons in India are governed by laws and policies made by each of these levels of government. तो भारत के सभी लोग बेटे इन सभी स्तरों की जो सरकार बनाई गई हैं उन सभी के कानून और उनकी नीतियों में शामिल होते हैं, ठीक है, क्योंकि वो उनको राइट्स मिले हैं। अब बेटे पिछले पेज पे हमने एक मेन चीज़ हमारी रह गई थी उसको हम थोड़ा सा इंक्लूड कर लेते हैं। यहाँ पे लास्ट पेज पे B.R. अम्बेडकर के बारे में बताया गया था कि उनको फादर ऑफ द नेशन के नाम से जाना जाता है। फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, सॉरी, फादर ऑफ द नेशन महात्मा गांधी हैं और फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कौन है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। तो इनके बारे में यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई थी, तो वो आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि यहाँ पे जो डॉक्टर अंबेडकर थे उनका ये मानना था कि जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उसके कारण जो SC हैं, ST हैं, शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब्स जो हैं उनके लिए भी कुछ एडवांटेजेबल या फिर बेनिफिशियल राइट्स बनाए जाएं, कुछ ऐसे कानून बनाए जाए जिनसे ये निश्चित हो कि इन जाति जो हैं वो उनको भी कुछ कानून से कुछ हेल्प मिलेगी, कोई भी उनके साथ दुर्व्यवहार नहीं करेगा या कोई उनके साथ गलत व्यवहार नहीं करेगा। तो इस तरह के कुछ रूल्स कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड करने चाहिए, ऐसा किसका मानना था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का। सो लेट्स नाउ मूव टू द सेकेंड पॉइंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज़ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का क्या मतलब है बेटे कि हमारे इंडिया में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, मतलब कि संसदीय शासन पद्धति, ठीक है, जहाँ पे संसद, पार्लियामेंट क्या होता है हमारा? संसद। तो संसदीय फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है हमारी। द डिफरेंट टायर्स ऑफ गवर्नमेंट कंसिस्ट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स हु आर इलेक्टेड बाय द पीपल। तो बेटे हमारी सरकार के जितने भी स्तर है वहाँ पर जो भी लीडर्स बनते हैं वो किसके द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं? लोगों के द्वारा, जो वोट डालते हैं उनके द्वारा। So your class 7th book began with the story of Kanta who was standing in line to vote during an election. The Constitution of India guarantees universal adult suffrage for all Indians. तो all citizens। तो यहाँ पे बेटे क्या बताया गया है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, भारत का जो संविधान है, वो अपने सभी नागरिकों को वोट देने का अधिकार देते हैं। तो जिसकी वजह से इसको क्या बोला गया है? यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज। यूनिवर्सल माने ऐसा अधिकार जो पूरे भारत में हर एक प्लेस पे आपको देखने को मिलेगा। एडल्ट माने ऐसे लोग जो 18 साल से ऊपर हैं, और सफरेज का मतलब उनको जो अधिकार दिया गया है। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने ये गारंटी किया है कि जो भी व्यक्ति 18 साल से ऊपर का है उसको, चाहे वो भारत के किसी भी कोने में हो, उसको वोट देने का अधिकार है। When they were making the constitution, the member of the Constituent Assembly felt that the freedom struggle had prepared the masses for universal adult suffrage and that this would help encourage a democratic mindset and break the clutches of traditional caste, class and gender hierarchies. तो यहाँ पे बेटे बताया है कि किस तरह से हमारा जो भारतीय संविधान है वो ये राइट हमें देता है वोट डालने का। तो संविधान सभा के जितने भी सदस्य थे बेटे, जब वो संविधान बना रहे थे तो उन्हें लगा कि आज़ादी की जो लड़ाई हुई थी उसमें जो संघर्ष हुआ था उसकी वजह से भारतीय जनता अब इतनी समझदार हो चुकी है कि अब हमें उन्हें वोट देने का अधिकार दे देना चाहिए।
अब वो वोट देने के अधिकार के लायक हो चुके हैं। तो इस वजह से उनको ये यकीन था पूरी तरह से कि अब लोग जो हैं वो सब लोगों का जो सोचने का तरीका है वो पूरी तरह से चेंज हो गया। जैसे पहले के जो वो जाति के लिए या वर्ग के लिए या जो मेल फीमेल की ऊंच नीच की जो बेड़ियां थी उन सभी में वो विश्वास रखते थे। लेकिन अब आज़ादी की जो लड़ाई हुई थी उस स्ट्रगल के बाद, उस संघर्ष के बाद लोग जो हैं वो इन फालतू की बातों को ना सोच के देश की तरक्की के बारे में सोचने वाले हैं। ऐसा उनको लग रहा था कि अब वो इन चीज़ों को पूरी तरह से, ये जो ऊंच नीच की जो बेड़ियां थी इनको पूरी तरह से तोड़ सकते हैं। This means that the people of India have a direct role in electing their representatives। तो अब लोगों का बिल्कुल डायरेक्ट रोल था अपने लीडर्स को चुनने का, क्योंकि वो वोट देके अपने लीडर्स को चुन सकते थे। ऑल्सो एवरी सिटीजन ऑफ द कंट्री irrespective of his or her social background कैन ऑल्सो कॉन्टेस्ट इन इलेक्शंस। तो ऐसे ही बेटा चाहे कोई व्यक्ति किसी भी सोशल बैकग्राउंड से बिलोंग करता हो, चाहे वो लोअर कास्ट का है, अपर कास्ट का है, वो अपने इलेक्शंस में प्रतिभागी बन सकता था, वो उसमें पार्टिसिपेट कर सकता था। सो दीज रिप्रेजेंटेटिव्स आर अकाउंटेबल टू द पीपल। और बेटे जो लीडर्स हम चुनते हैं वो कहीं ना कहीं उत्तरदायी होते हैं जो भी वो काम करते हैं। तो वो जनता के प्रति जवाबदेही उनकी होती है। अगर वो काम नहीं कर रहे हैं तो जनता उनसे पूछ सकती है। These representatives are accountable to the people. So you will read more about why representation is crucial to democratic functioning in Unit 2 of this book. तो बेटे आगे हम इसमें पढ़ेंगे कि किस तरह से जो हमारे डेमोक्रेटिक पॉलिसीज़ होती हैं या डेमोक्रेटिक तरीके से जो वर्क किया जाता है वो क्यों इम्पोर्टेंट होता है। हम इसके बारे में नेक्स्ट बुक चैप्टर में रीड करेंगे। सो बेटे आई होप आपको ये क्लियर हो गए होंगे। सो वी विल कंटिन्यू विद फर्दर टॉपिक्स इन अवर नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।